जैसा कि जो बच्चे अर्ली बैच में आए इस साल में 2024 में अप्रैल में, तो क्या उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उनकी अभी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। पहली कोचिंग होगी मोशन, जहां पर अक्टूबर में 12th का कोर्स खत्म हुआ है। तो कहने का मतलब है कि आपके बच्चे रेडी हैं। बिल्कुल। कितना रेडी है मैं उनका टेस्ट लेना चाहूँगा। चले बच्चों के बीच में। और भी बहुत सी चीज़ें हैं और हमारा प्रेशर भी कम हो रहा है। अगर लास्ट में ख़त्म होता नवंबर दिसंबर में, तो हम बोर्ड्स का मतलब जनवरी में हम प्रेशर ही रहता है कि बोर्ड्स पढ़े पहले, बाद में देखेंगे जी मेन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो कौन सा सब्जेक्ट आपसे पूछा जाए सवाल। पैराबोला y² = 4x, ठीक है। एक कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड, जो फोकस से पास हो रही है, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है 81² 281 और नीचे के 82² 282। ये लिखने भी चालू कर दिया यहाँ पे। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, आराम से सोच के बताना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी आ सकता है। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो सर, सबसे पहले हमारे साथ RRD सर हैं, मोशन एजुकेशन JEE डिवीज़न के जॉइंट डायरेक्टर। वेलकम टू माय चैनल। और आज से करीबन 8 महीना 9 महीना 10 महीना पहले, मतलब कि पिछले साल हम चिल्ला रहे थे चीख चीख के कैमरे पे कि बच्चों की जो अर्ली बैच में आने का क्या फ़ायदा होता है, अर्ली बैच में जो बच्चा आता है उसको क्या बेनिफिट मिलता है। जैसे कि मैंने कहा था कि अर्ली बैच में आने से आपका कोर्स एक तो टाइम से ख़त्म होता है, आपके हाथ में टाइम होता है फिर रिवीजन वगैरह करने के लिए। तो जैसा कि जो बच्चे अर्ली बैच में आए इस साल में 2024 में अप्रैल में, तो क्या उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उनकी अभी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, इसका स्टेटस, इसकी सारी जानकारी, और बच्चों से भी हम बात करेंगे और बच्चों से भी राय जानेंगे। तो सर आप बताएं। मैं आपको बता दूं कि जैसे लास्ट ईयर जो 11th बच्चे थे, तो हम लोगों ने एक नया पैटर्न लाया था भाई कि दिसंबर से ही अपन 12th स्टार्ट कर देते हैं। तो आई थिंक 3 दिसंबर से अपन लोगों ने 12th स्टार्ट कर दिया था और अभी 6 अक्टूबर को 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हमारे यहाँ 12th का रिवीजन शुरू हो चुका है, टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, बच्चों का 11th वापस रिवाइज हो रहा है। और इससे बच्चों को आप समझिए कि मान लीजिए कि 15 जनवरी को फर्स्ट अटैम्प्ट होता है अपना JEE मेन का, तो अभी अक्टूबर ख़त्म हुआ नहीं है। अक्टूबर पूरा मिला, नवंबर मिला, दिसंबर मिला, 15 जनवरी, आप समझो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3.5 महीने आपको मिल जाता है कोर्स ख़त्म होने के बाद। तो आप बहुत बढ़िया से हर एक चीज़ रिवाइज कर सकते हो। उस पर्टिकुलर जो आपको पढ़ाई के दौरान अगर पर्टिकुलर चैप्टर वीक भी रह गया हो, उस वीक चैप्टर के ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो। लगातार डाउट काउंटर लगे हैं, सारे टीचर लगे हैं, प्रॉब्लम जो आपको प्रैक्टिस शीट मिल रही हैं उनका प्रॉपर डिस्कशन हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। मतलब इससे जो 12th वाले बच्चे हैं जिन्होंने 3 दिसंबर से 12th स्टार्ट किया था, उनका आप विश्वास करिए उनका बहुत बढ़िया होने वाला है, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। क्योंकि जब कोर्स ही ख़त्म हो जाता है, ये हिंदुस्तान में मेरी समझ में कि हिंदुस्तान में पहली कोचिंग होगी मोशन, जहाँ पर अक्टूबर में 12th का कोर्स ख़त्म हुआ है। और फिर इस साल मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग 3rd या 4th दिसंबर से 12th शुरू करने वाले हैं। जो हमारे यहाँ 11th में बच्चे हैं उनका को 12th 3rd या 4th दिसंबर को वेडनेसडे अपन स्टार्ट करते हैं। जो भी डेट होगी दिसंबर में 3rd या 4th, वहाँ से 12th शुरू होगा और उनका कोर्स इसी तरह हम लोग फिर फिनिश करेंगे प्रॉपर रिवीजन और टेस्ट सीरीज के साथ। तो मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि आपके बच्चे रेडी हैं। बिल्कुल। कितना रेडी है मैं उनका टेस्ट लेना चाहूँगा। चले बच्चों के बीच में। हाँ, तो अभी हम हैं यहाँ पे बच्चों के बीच में जिनकी सिलेबस अभी कंप्लीट हो गई है। तो मैं सर को पकड़ के लेके आया हूँ यहाँ पे इनके पास, और इनसे हम जानेंगे कि भाई इनकी तैयारी कितनी हुई है, क्वेश्चंस भी पूछेंगे। सच में अगर ये तैयार है एग्ज़ाम के लिए तो ये जवाब दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे हैं। तो रेडी हो? यस सर, रेडी। तो आपका पहले ये बताओ कि आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया, कब आप आए थे यहाँ पे? जैसे हम 11th में आए थे और अभी उसके बाद मतलब दिसंबर में लगभग वापस से 12th का शिफ्ट शुरू हुआ था और तब से फिर 1 महीने के बीच में छुट्टी आई थी, उसके बाद से अभी चल रहा है बस। ठीक है। तो बिल्कुल सर, मैं आपसे चाहूँगा कि आप क्वेश्चन पूछें इनसे बच्चों से पूछ लो। ऐसा नहीं RRD सर ने कह दिया कोर्स खत्म हो गया तो लग रहा है तो सब फर्जी चल रहा है। भाई बच्चों से पूछो क्या तुम लोगों का कोर्स खत्म है, कब खत्म हो गया, तो पूरा कंप्लीट सिलेबस 15 दिन हो गए। 15 दिन लगभग हो गए। वही अपन तो जो मतलब कि अभी JEE एग्ज़ाम के लिए आराम से आपके पास 2 महीने तो आराम से टाइम है रिवाइज वगैरह करने के लिए। लास्ट सितंबर में कोर्स खत्म हो गया था। तो अभी मतलब कि आपको क्या लगता है, जैसे कि अभी सिलेबस अगर पहले ख़त्म हो गया है तो वो आपको किस तरीके से हेल्प करेगा? एक तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई ठीक है
रिवीजन का टाइम मिलेगा आपका? कई तरीक़ों से बेनिफिट कर रहा है, जैसे कि हमें रिवाइज करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल गया है और हम PIQ ज़्यादा कर पा रहे हैं सारे चैप्टर के, मतलब 12th के हम मतलब बोर्ड से भी हैं तो हम 12th का PIQ भी कर पा रहे हैं और बोर्ड्स भी ध्यान दे पा रहे हैं, हमें ये भी बेनिफिट मिल गया। और भी बहुत सी चीज़ें हैं और हमारा प्रेशर भी कम हो रहा है। अगर लास्ट में ख़त्म होता नवंबर दिसंबर में तो हम बोर्ड्स का मतलब जनवरी में हम प्रेशर ही रहता है कि बोर्ड्स पढ़े, पहले बाद में देखेंगे जी मेन, और सबका ये होता है। तो मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट आपसे पूछा जाए सवाल? पढ़ना तो तीनों ही है, जेई में तीनों ही आएगा, तो पूछो कोई सा भी, मतलब मैथ पूछ लो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई सा भी। मैथ्स का एक पूछो सर सवाल, देखते Maths? जवाब दे पाते हैं कि नहीं। नहीं कोई सेट नहीं है यहाँ पे, कोई सेट नहीं है कि पहले से ये पूछने वाले हैं। केमिस्ट्री का मास्टर हो, मैथ्स पूछवाओगे? चलो चलो, बीइंग IITian इतना तो आता ही है ना। अच्छा एक बात बताओ, पैराबोला है y² = 4x, ठीक है। एक कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड, जो फोकस से पास हो रही है, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है 81² 281 और नीचे के 82² 282। ये लिखने भी चालू कर दिया यहाँ पे सारा, ठीक है। 81² 281, नीचे 82² 282, ठीक है। फोकल कॉर्ड है, फोकस से पास हो रही है, तो T1 T2 में क्या कंडीशन होगी? T1 T2 में कंडीशन, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, देखो ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर भी रहे हैं यहाँ पे, दिमाग लगाओ आपस में सब मिलके। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ ये ऐसे है, हाँ, ये y² = 4x है, ठीक है। ये फोकल कॉर्ड है, ये A, 0 होता है, इतनी देखो हमारे को डिस्टेंस 4 इसका इतनी तो मैथ्स आती है ना हमारे को। 281 और 81², ये कोऑर्डिनेट होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, 82² 282, ये पता है ना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो ये फोकस से पास हो रही है, तो कह रहा है T1 × T2 क्या होता है? इसका आंसर खोजो। T1 T2 = T1 T2 इक्वल्स -1 -1, करेक्ट हाँ? करेक्ट। T1 T2 = -1 तो भाई आंसर यहाँ पे दे दिया है बच्चों ने, ठीक है। सर ने जो है क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करा यहाँ पे, और फिर डायग्राम बना के फिर उसके बाद -1 आंसर कर। सर एक और कुछ हो जाए सर। अच्छा। हालांकि सर केमिस्ट्री के टीचर है, लेकिन मैथ्स का सवाल बच्चों से पूछा जा रहा है ताकि ऐसा ना लगे कि भाई मैथ्स के टीचर को ले आया मैं। क्या सर फिर से एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स? √1 - b² ठीक, वन सही बाय बोला। बीस। क्या अच्छा बताओ, केमिस्ट्री का पूछते हैं, केमिस्ट्री। चलो केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, ठीक है। जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है। पता चला, क्योंकि अगर मान लो मैथ्स का क्वेश्चन पूछा, इन लोगों ने गलत भी बता दिया तो मेरे को क्या पता। CH3 और CCl3 दोनों के हाइब्रिडाइजेशन में क्या फ़र्क है? आराम से सोच के बताइएगा, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन। इसमें इंक्लूड होगा, इसमें नहीं तो इंक्लूड इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 और इसका कैसे, ये कैसे पता चलता है कब इंक्लूड करना है कब इंक्लूड नहीं करना है? सही, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसमें CCl, तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसमें नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नहीं इंक्लूड होगा। मतलब बेसिकली आपके कहने का मतलब है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन सेंट्रल एटम, देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी काउंटेड इन द हाइब्रिडाइजेशन। यही ना मतलब हुआ? ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। तो सही बोला? हाँ बिल्कुल सही। NO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP3 आराम से सोचिए। sp2 sp2 एकदम करेक्ट। और इलेक्ट्रॉन ऐड ऐड होगा ना, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अच्छा थोड़ी और आते हैं, मान लीजिए CrCn होल 6 -3 है, ओके, यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? आराम से सोच के बताना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी आ सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ हाँ करो ना। करो, यहाँ पे कर लो। CR3+ है बिल्कुल सही। तो इसमें जाएगा CR3 तो 2+1 4s से पहले निकल जाएगा। क्रोमियम का आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्रोमियम के आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 4s1 4s1 3 मतलब 4s1 3d5 है। बिल्कुल सही, 4s1 3d5 तो होता है। S1 से पहला एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 से निकलेंगे 3 मतलब √3 3+1। क्या होता है फॉर्मूला? √n × n+1 जो n होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहले हमारे को बस एक बात बताओ, सही है तुम लोग का,
पहले बताओ कि साइनाइड जो है बेटा ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना? साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो फिर आपने इसमें पेयरिंग क्यों नहीं कराई भाई? Cr आप करो +3 है, ओके। इसका मतलब हो गया 4s1 3d। देखो क्रोमियम का आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। आपको 3 निकालना है तो एक यहाँ से निकला, 2 यहाँ से निकला, यानी 3d3 हो गया। क्लियर? 3d3 हो गया। यानी कि आपने ऐसा बोला कि भाई ऐसा है 1 2 3 4 5, तो एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, 3d3 हो गया। ठीक है, तो अनपेयर्ड है 3 और स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग क्यों नहीं कराए? देखो समझो जो हम लिख रहे हैं, पेयरिंग इज अकॉर्डिंग टू जरूरत। लो, पेयरिंग इज अकॉर्डिंग टू जरूरत। जरूरत है तो पेयरिंग होगी, जरूरत नहीं है तो पेयरिंग। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इसके 2 तरह के हाइब्रिडेशन होंगे, या तो D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। अगर D2sp3 है तो यानी हमें अंदर के 2 D खाली होनी चाहिए, और sp3d2 है तो बाहर के 2 D होने चाहिए। क्या अंदर के 2 D वैकेंट हैं? जब पहले से वैकेंट है तो पेयरिंग क्यों करा रहे हो? हमारी ज़रूरत तो वैसे ही फुलफिल हो रही है। क्या अपनी ज़रूरत वैसे ही फुलफिल हो रही है? इसका मतलब अगर अपनी ज़रूरत बिना पेयरिंग के फुलफिल हो रही है तो हम कतई पेयरिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर ना होता ज़रूरत तो पेयरिंग कराते। ये कॉन्सेप्ट ठीक है। प्रेशर कुकर में दाल जल्दी क्यों पक जाती है? उसमें वेपर रहता है, वेपर हाँ, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रेशर, क्योंकि वेपर जा नहीं रही ना, तो वेपर बढ़ गई, वेपर बढ़ गई तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो जहाँ वाटर 100 डिग्री पे बॉईल करता था, अब वाटर वहाँ 150 डिग्री बॉईल करेगा, तो 150 डिग्री तक सारी एनर्जी कौन खाएगी? दाल, क्योंकि उड़ा तो है नहीं। और उड़ता जब बॉइलिंग पॉइंट रीच होता है तो देखोगे प्रेशर कुकर में सीटी बच जाती है। तो सीटी बचने का मतलब अंदर का बॉइलिंग पॉइंट अब पक गया, इसलिए प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पक जाती है। ठीक है, समझ आई? बढ़िया, रिवीजन करो एकदम मस्त। ठीक है, तो ये हमने बच्चों से बात करी, सर से भी बात किया कि अर्ली बैच में जो बच्चे आते हैं उनके पास क्या रहता है कि भाई 2 चीज़ें हैं। एक तो सिलेबस टाइम से ख़त्म हो गया, दूसरी बात कि सिलेबस ख़त्म होने के बाद भी कन्फ्यूजन रह जाता है मन में। देखिए कोई भी हो एकदम से पूरा क्लियर तो नहीं होता, तो इसीलिए टाइम मिल जाता है। सिलेबस है 11th-12th का सिलेबस भी बहुत बड़ा है, उसको रिवाइज करने में ना बहुत समय लगता है। अगर आपके पास मान लीजिए जैसे कोर्स हम लोग दिसंबर में ख़त्म करते हैं और 15 जनवरी को एग्जाम है, तो जैसे उस बच्चे ने बोला ना, इतना 12th के बच्चों में इतना प्रेशर आ जाता है कि NCERT करूं बिकॉज वहाँ 75% का क्राइटेरिया है कि मैं इधर JEE के लिए रिवाइज करूं। तो अभी बच्चा क्या है, थोड़ा सा मतलब ठीक है, कूल है कि मेरे को बोर्ड का भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं बोर्ड पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा मैं JEE का रिवाइज करूंगा, तो बहुत बढ़िया से वो आगे कर पाएगा। ये है राइट। तो हाँ, मतलब कि पहले ख़त्म हो जाने से एक कि मन में कन्फ्यूजन भी रहता है तो वो भी क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए मतलब कि हम यही बच्चों से कहना चाहेंगे कि जो बच्चे चाहते हैं आना अर्ली बैचेस में, चाहे वो 12th वाले बच्चे हो, 11th वाले बच्चे हो, ज़रूर आएँ। आपके सामने एग्जाम्पल है कि बच्चे जो है वो जवाब दे पा रहे हैं और कुछ कन्फ्यूजन में है, कन्फ्यूजन भी अगर मन में रह रहा है तो वो भी क्लियर हो पा रहा है। राइट। तो जो बच्चे 11th से 12th आने वाले हैं उनके लिए सर कुछ है अभी तो हम लोग क्या जो 11th में पढ़ रहे हैं और जो 12th में मूव कर रहे हैं, फिर वही बात है, अपन 3 दिसंबर या 4 दिसंबर से 12th स्टार्ट कर देंगे। आज की डेट में बच्चा होशियार तो वही है, बच्चा आज की डेट में ये पूछता है कि कौन पढ़ाएगा। तो 11th से 12th की जो टीम है फर्स्ट फेज़ की, ये टीम है फर्स्ट फेज़ की, जो 3 दिसंबर से स्टार्ट होगा, पहले ही अनाउंस कर देंगे कि आपको यही टीचर पढ़ाने वाले हैं। तो ये बढ़िया है, बच्चा अपने समझ अपने टीचरों को देख लेगा कि हाँ यार ये टीचर पढ़ाएंगे, तो ये बहुत बढ़िया होने वाला है। मतलब हम लोगों ने पहले कभी नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है कि फर्स्ट फेज़ की टीम हम अनाउंस करने वाले हैं। राइट सर। तो जो भी डिटेल्स है और एडमिशन से भी रिलेटेड अपकमिंग जो बच्चे आना चाहते हैं एडमिशन के लिए भी 11-12 जो भी हो, उनके लिए भी डिटेल मैंने अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। तो ये वीडियो उनसे शेयर करिए जो लोग कोटा के बारे में, बच्चे कैसे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत काम का रहेगा। हैव अ नाइस डे अहेड।